हेलो एवरीवन, हमने सेक्शन 45 को बोर्ड के थ्रू समझा था, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और रह गए थे जो मैं आज आपको बता के उसको कंप्लीट करूंगी। और एक बात और, मैं अभी कुछ दिन आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगी, जिससे कि क्या रहेगा, थोड़ा सा और टाइम लगेगा चीज़ों को सही होने में। यानी कि जिस तरीके से बोर्ड के थ्रू या और किसी जरिए से, जिससे कि आपको चीज़ें इजीली समझ में आए। मेरा ये क्लास लेने का, ये चैनल बनाने का सिर्फ पर्पज़ इतना सा है कि वो स्टूडेंट्स जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है आफ्टर कोचिंग, भी बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आती, या LLB के स्टूडेंट्स कह लो, या जो काफ़ी बार एग्ज़ाम दे चुकी हैं, या बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है, तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी इन चीज़ों को लेकर के परेशान ना हो। मैं आपको इसमें सिर्फ वही बताऊंगी कि जो आपके हर स्टेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका जुडिशरी का हो या वो आपका किसी तरह का कोई भी एग्ज़ाम लॉ से रिलेटेड हो, और या फिर वो आपकी वकालत में साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देती जाऊंगी एविडेंस जैसे ही आपका कंप्लीट होगा। लेकिन जो मेरा मेन टारगेट है, मेन फोकस है, वो ये है कि जो आप अभी अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं उसकी तैयारी को हम जल्दी से कर पाएं। अभी उतना कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी चीज़ों को कवर कर लूँ। ठीक है ना? तो आप बस इतना करिएगा, अगर आपके पास बेरक नहीं है तो आप बेरक लेके बैठेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप सचमुच में इंटरेस्टेड हैं चीज़ों को समझने के लिए। हालांकि और भी बहुत लोग हैं समझाने वाले। मेरा पर्पस ये है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, एक एक वर्ड, क्योंकि जे का जो एग्जाम होता है ना, जुडिशरी का जो एग्जाम होता है, उसमें एक एक वर्ड को समझना बहुत जरूरी होता है, सेक्शन को तोड़ के समझना बहुत जरूरी होता है। ऐसे नहीं है कि बस सीधा सीधा पढ़ लिया। अगर आप सेक्शन नहीं तोड़ेंगे, उसको ब्रेक करके नहीं पढ़ेंगे, तो आप आज या आज से 10 साल बाद भी किसी भी एग्जाम को, यानी किसी भी स्टेट के एग्जाम को नहीं क्रैक कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं क्या कोशिश करती हूँ, मैं इसीलिए आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, और 30-30, 40-40 सेक्शन का हम रिवीजन भी कर लेते हैं। ठीक है ना? तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है ना, आप मेरी लास्ट क्लास देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। सेक्शन 1 से 30 तक के जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसमें बता रखा है। इसी तरह से मैं पूरी एविडेंस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूंगी। इसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, और कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ जिन इलस्ट्रेशन के लिए मैं कहती हूँ, वो इलस्ट्रेशन एज इट इज आपके प्री में भी और मेंस में भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है वहां से। तो आप उस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ के भी अगर तैयारी करेंगे तो आई होप आप बहुत जल्दी चीजों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है ना? तो आप सिर्फ बेरक को लेके बैठे और बेरक के एक एक वर्ड को समझने की, कॉन्सेप्ट को समझें। लेकिन लिखना आपको खुद से ही है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं हमें और डीपली समझना है, तो वो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। उसके लिए अलग से भी मैं कोशिश करती हूँ, कुछ लोगों को पढ़ाती हूँ, जिसमें कि लोगों को और अच्छी तरह वो चीज़ क्लियर हो जाए। पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगी, यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे मैं स्टार्ट करती हूँ। आपके सेक्शन 45 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट गए थे। ठीक है? ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया था। इसमें मैंने आपको बताया था, मैंने आपको फॉरेन लॉ बताया था कि फॉरेन लॉ से रिलेटेड कोर्ट को क्या चाहिए, ओपिनियन चाहिए, साइंस और आर्ट के ओपिनियन चाहिए, हैंड राइटिंग और आपका फिंगर इम्प्रेशन। ठीक है? इन चीज़ों के बारे में हमने बातचीत की थी। मैंने आपको केस लॉ का रेफरेंस देके भी समझा दिया था। ठीक है? अब बात आती है कि अब क्वेश्चन ये होता है कि अब इस सेक्शन के अलावा भी अगर किसी केस में एक्सपर्ट के ओपिनियन की जरूरत लेनी पड़े तो क्या ली जा सकती है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन था। तो इससे रिलेटेड एक केस मैंने आपको बताया था, बोर्ड पे भी लिखा था, हनुमंत वर्सेस स्टेट ऑफ MP का केस था, जिसमें टाइपिंग मशीन से रिलेटेड केस पर जजमेंट थी। उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर कोर्ट ने उस जजमेंट को बहुत क्रिटिसाइज किया। उस जजमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप क्या नहीं कर सकते, किसी भी सेक्शन 45 के अलावा और किसी भी केस में क्या नहीं ले सकते, एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं ले सकते। ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे जो आपको इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है, एक इसको एक्सेप्शन समझ सकते हैं कि जैसे कि मैंने बोला, एक्सेप्शन भी कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते हैं आप अपनी लैंग्वेज में, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि डेड बॉडी को जब ले जाया जाता है फॉरेंसिक जांच के लिए, तो वहां पर क्या होते हैं, वहां पे फॉरेंसिक डॉक्टर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इस चीज का पता लगाने के लिए ही उनको कि जिसका मर्डर हुआ है
या जो भी कुछ हुआ है उसका डर, जैसे कि एग्जाम्पल कि जिससे मर्डर हुआ वो जो वेपन था वो किस तरीके का वेपन था, वो चाकू था या वो कोई बहुत लंबा छुरा था या कोई डंडा था, कुछ भी था, वो सारी चीजों के लिए। या फिर कहा ये जाता है, ऐसे बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि सामने एक आदमी खड़ा है और उसके सामने दूसरा आदमी खड़ा है, उसको गोली लग गई, ठीक है ना। अब गोली चलाई तो किसी और ने है और फंसा कोई और है, लेकिन खड़ा हुआ तो वही दिखाई दे रहा है जिसने गोली चलाई है। तो कहने का मतलब ये है कि कितनी दूर से गोली लगेगी जो आदमी मर जाए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। डायरेक्शन की, अगर कोई सीधा गोली मारेगा तो गोली राइट में जाएगी या लेफ्ट में जाएगी, किधर जाएगी, कैसे जाएगी। जो मौत हुई यानी जो मर्डर हुआ वो यही बताते हैं डॉक्टर्स जो होते हैं फॉरेंसिक जांच के लिए जब डेड बॉडी जाती है कि इन सारी चीजों के पीछे रीजन ये था। कैसे पता लगाया जाए कि खूनी तक कैसे पहुंचा जाए, जो मतलब एक्यूज तक कैसे पहुंचा जाए, वो उसी से तो पहुंचा जाता है। मैंने आपको बताया ना, जो भी कुछ मिलता है उसके आसपास। अब तीसरी बात, एक्सीडेंट था या सुसाइड था। अब ये कैसे पता लगेगा, ये भी सारा तभी पता लगता है जब वहां पे वो जाती है बॉडी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बात जहां पे आती है बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स की, ठीक है ना, जहां पर बैलिस्टिक एक्सपर्ट की बात आती है वहां पर कोर्ट ने इनकी ओपिनियन को रेलिवेंट माना है। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। वैसे तो इसको क्रिटिसाइज किया था कि सबकी उसमें नहीं माना जाता, लेकिन जहां पर इन बातों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि वो वेपन क्या था, कितनी दूर से गोली चली, है ना, दोनों का डायरेक्शन क्या था, गोली मारने वाले का और गोली खाने वाले का, जिसको लगी, ये इंसिडेंट था या ये एक्सीडेंट था। और जो मैंने आपको बताया था डॉग ट्रैकिंग का केस, कुत्ते के द्वारा कुत्ते की सहायता से कोई भी आपको मिल जाता है, वो क्या है, वो आपका साइंटिफिक एविडेंस है। आपके कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप उसको ध्यान रखिएगा और ये एडमिसिबल है कोर्ट में। ठीक है, तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स की ओपिनियन को रेलिवेंट माना कोर्ट ने, ठीक है, लेकिन कोर्ट ने हर चीज के लिए एक्सपर्ट की ओपिनियन को रेलिवेंट नहीं माना। ये डिसाइड किया था हनुमंत वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। डिसाइड इन द सेंस कि इसमें जो भी कुछ हुआ था ना, इसके जजमेंट को कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें ये टाइपिंग मशीन से रिलेटेड बात थी कि हमें क्या है, इसमें एक्सपर्ट की ओपिनियन की जरूरत है। तो कोर्ट ने कहा इसमें एक्सपर्ट की ओपिनियन की कोई जरूरत नहीं है, इसमें बात एक टाइपिंग मशीन से रिलेटेड थी, ठीक है ना। तो ये तो कोई भी बता सकता है, इसको ये माना गया था, है ना। तो इसमें क्या था, इसमें आर्ट और साइंस की बात थी। अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पर इसको क्रिटिसाइज किया गया और इसको क्या किया, कोर्ट ने एडमिसिबल किया। अब यहाँ पर जो दूसरी बात है वो ये है कि इसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या है। अगर मैं इसकी एविडेंसरी वैल्यू की बात करूं तो इसकी एविडेंसरी वैल्यू कोई बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रांग नहीं है, समझ रहे हैं हम, बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं कही गई। क्योंकि देखिए कौन सच बोल रहा है या कौन झूठ बोल रहा है ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी काफी हद तक कोर्ट ने इसको एडमिसिबल माना, क्योंकि उससे भी कई बार मिस्टेक हो जाती है, डॉक्टर से भी मिस्टेक हो जाती है। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि जिस साइंस और टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे वो बैलिस्टिक डॉक्टर्स, जो बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स हैं, वो बता रहे हैं, अब उस साइंस वो तो कोई भी पूरी तरह से एक्सपर्ट नहीं है उसमें, तो ठीक है। तो इन दोनों चीजों को आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है इससे रिलेटेड क्वेश्चन की। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि ये कौन से एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है वो कौन से सेक्शन में डिफाइन है, वो आपको 45 ध्यान रखना है, ठीक है। और जो हैंडराइटिंग की बात कही गई इसमें कि जो हैंडराइटिंग का और फिंगर इम्प्रेशन की बात है वो कौन से, वो अलग अलग सेक्शन बना के आपसे पूछ सकता है। या फिर आपसे डॉग ट्रैकिंग का भी पूछ सकता है कि सूंघने वाले कुत्ते द्वारा अगर कोई वो होता है तो उसको आप क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहेंगे, क्या कहेंगे, ठीक है ना। या तो मैंने आपको बता दिया साइंटिफिक एविडेंस है वो, तो आप उसको साइंटिफिक एविडेंस मानेंगे, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो आपके ये तीनों पॉइंट मैंने बताए हैं, फॉरेन लॉ और आर्ट और साइंस, इन तीनों पॉइंट के अलावा भी क्या एक्सपर्ट की ओपिनियन ली जा सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान रखिएगा। बाकी हम कोशिश करते हैं चीजों को और इम्प्रूव करने की, आगे के सेक्शन को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।